हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ही हमारी 12वीं वीडियो है और रोज़ की तरह ही आज भी हम सेशन के लास्ट में स्टैटिक जीके के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने जनजातीय वन बंधु किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की है। अब यह कृषि विविधीकरण योजना के अंतर्गत क्या होगा? तो इस योजना के तहत जनजातीय किसानों को 31 करोड़ रुपए की उर्वरक बीज सहायता मिलेगी। अब गुजरात की बात हुई है तो इसकी कुछ अन्य योजनाओं के बारे में जानते हैं। गुजरात में ही किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी गुजरात में ही शुरू हुआ है और अभी हाल ही में गुजरात में ही गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ है और गुजरात में ही आपको गिर राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा जो एशियाटिक लाइन्स के लिए प्रसिद्ध है। तो इतने तथ्य आप गुजरात के विषय में ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान के अनुच्छेद 224 के उपबंध 1 के तहत दिए हुए अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए बॉम्बे व केरल उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए हैं। तो कितने कितने अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए हैं? तो बॉम्बे में इन्होंने 4 अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए और केरल में 1 अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 224 के उपबंध 1 के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है कि वह आवश्यकता पड़ने पर उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। और जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है ये हमारे 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगला है, हाल ही में यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया UNI के प्रधान संपादक के रूप में अजय कौल को नियुक्ति पत्र दिया गया है। अजय कौल यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के प्रधान संपादक बनने से पहले प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के भी संपादक रह चुके हैं। अगला करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही ग्रेट बैरियर रीफ जो कि एक प्रवाल भित्ति है, यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। हालांकि आप सभी जानते होंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, परंतु हाल ही में ये चर्चा में क्यों रही है तो इसके विषय में जानते हैं। यूनेस्को ने ग्रेट बैरियर रीफ को 1981 में विश्व विरासत घोषित किया था, परंतु अब यूनेस्को का कहना है कि ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे में विश्व धरोहर सूची में रखा जाना चाहिए। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में विरंजन घटनाओं यानी कि ब्लीचिंग इवेंट्स के कारण प्रवाल भित्तियों का काफ़ी नुकसान हुआ है। अब इसकी बात हुई है तो सबसे पहले जानते हैं कि ये प्रवाल भित्ति होती क्या है। तो समुद्र के भीतर जो प्रवाल होते हैं उनके द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से ये निर्मित होती है। और अब इसका नुकसान किस वजह से हुआ है तो विरंजन घटनाओं की वजह से नुकसान हुआ है। विरंजन घटनाओं को जानते हैं कि ये क्या होता है तो तापमान में वृद्धि के कारण सतह से जो शैवाल होते हैं, शैवाल अर्थात जिनकी वजह से इनका निर्माण होता है, वे गायब हो जाते हैं। तो इस घटना को हम कोरल ब्लीचिंग के नाम से जानते हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अब ग्रेट बैरियर रीफ की बात करते हैं तो ये विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है और इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार ये सभी प्रवाल भित्ति से ही निर्मित हैं। तो इतने तथ्य आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। भारत में इथेनॉल उत्पादन के लिए वैकल्पिक स्रोत के रूप में कसावा नामक फसल की पहचान की गई है। अब एक कसावा क्या है तो ये एक प्रकार की फसल होती है जो कम पानी में बहुत तेजी के साथ विकसित होती है। अभी आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि भारत में इथेनॉल उत्पादन को लेके जो हमारी सरकार है वे काफ़ी जागरूक है और मैंने आपको पहले ही बताया है कि सरकार ने वर्ष 2025-26 तक
अनाजों से सालाना 16,000 करोड़ लीटर एथेनॉल तैयार करने की योजना बनाई है। तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप देखते होंगे हमारे पर्यावरण में कितना अत्यधिक प्रदूषण बढ़ रहा है। तो वाहनों में जो हम लोग पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 100 में से हम 20% एथेनॉल का उपयोग करेंगे, जिससे जो पर्यावरण प्रदूषण है उस पर काफ़ी हद तक हम पाबंदी लगा सकते हैं। और ये जो कसावा है इसके तहत हम एथेनॉल का उत्पादन करेंगे। और जो अन्य फसलों के रूप में आप देखते होंगे कि गन्ना और मक्के से भी हम एथेनॉल का उत्पादन कर सकते हैं। और एथेनॉल सम्मिश्रण पेट्रोल का लक्ष्य सरकार ने क्या रखा है, तो 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला देखते हैं, भारत ने हाल ही में आधिकारिक ओलंपिक सॉन्ग लक्ष्य 13 सामने है जारी किया है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि 2021 में टोक्यो में ओलंपिक का आयोजन होने जा रहा है। उसके लिए भारत ने ओलंपिक सॉन्ग लॉन्च किया है और ये ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य में होने हैं। और कल ही मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हम 23 जून को ऑब्जर्व करते हैं। और 2021 की थीम क्या थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की, तो वे थी स्वस्थ रहें मजबूत रहें। अगला करंट अफेयर देखते हैं, हाल ही में भारत और फिजी ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत क्या होगा, तो यह समझौता दोनों देशों के बीच बहुआयामी सहयोग में मजबूती देने की दिशा में एक अच्छी पहल साबित होगा। इस समझौते के तहत क्या होगा, तो इसमें डेयरी विकास, चावल उद्योग विकास, जल, नारियल, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकास आदि क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा। अब फिजी की बात हुई है तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वे जान लेते हैं। तो फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा द स्टार्टअप वाइफ उपन्यास की लेखिका हैं ब्रिटिश बांग्लादेशी लेखिका तहमीमा अनम। तो करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज के लिए इतना ही। अब चलते हैं अपने स्टैटिक जीके के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय अशांति का जनक हम बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं और इनको यह उपाधि वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा दी गई थी, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम विदेशी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। अगला है, सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो ये थे मोरारजी देसाई। इसके साथ में एक तथ्य आपको और बताना चाहूँगी कि अपने भारत में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में कब आई थी, तो ये 1977 में आई थी, जनता पार्टी की सरकार। और अगर राज्य की बात करी जाए कि राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष में आई थी, तो यह आई थी 1957 में और केरल राज्य में आई थी। अगला देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो इन्हें 1913 में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और रविन्द्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला था। अगला देखते हैं, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु ये पुस्तक किसकी है, तो ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।